हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कक्षा साइंस का ऐसे इम्पोर्टेंट VVI 70 क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी को देखना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से दिया गया है और सवाल में हमसे पूछा गया है कि मस्तिष्क के कार्य लिखें। यानी आपसे पूछा गया है कि मस्तिष्क जो होते हैं उनके कौन कौन से कार्य होते हैं, विस्तार रूप से बताइए। तो सबसे पहला कार्य लिखिएगा कि मस्तिष्क के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। पहला कार्य होता है कि आवेगों को ग्रहण करना। दूसरा कार्य होता है कि जो मस्तिष्क में आवेगों को ग्रहण किया जाता है तो ग्रहण किए गए आवेगों के बीच संबंधन स्थापित करना, ग्रहण किए गए आवेगों के बीच अनुक्रिया करना, शरीर के क्रियाओं का नियंत्रण स्थापित करना, मस्तिष्क क्रियाओं को संगठित करना। ये तमाम जो कार्य है ना, ये मनुष्य के मस्तिष्क के कार्य होते हैं। उसके बाद में अगला सवाल है कि जनन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। उम्मीद है आप तमाम छात्र एवं छात्राओं को मालूम होगा कि जनन क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे सवाल मैट्रिक के एग्ज़ाम पेपर में 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो यह सवाल यदि आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम पेपर में आता है तो आसान भाषा में लिखिएगा कि जिस प्रक्रम के माध्यम से या जिस प्रक्रम द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं यानी अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं, उस क्रिया को ही जनन कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए कि जिस प्रक्रम द्वारा या जिस क्रिया के द्वारा जीव अपनी संतान में बढ़ोतरी करते हैं यानी संतान पैदा करते हैं या अपनी जनसंख्या में बढ़ोतरी करते हैं, उस क्रिया को ही जनन कहते हैं। अब दोस्तों, जनन द्वारा क्या होता है कि जनन द्वारा जीव का संतुलन बना रहता है और वे विलुप्त नहीं होते हैं, यानी उनका अस्तित्व तो हमेशा के लिए कायम रहता है। उनका जो प्रजनन अगर नहीं करेंगे मनुष्य, यदि जनन नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि पृथ्वी पर तमाम मनुष्यों का विनाश हो जाएगा और चारों ओर से मनुष्य विलुप्त हो जाएंगे। अतः मनुष्य विलुप्त ना हो, उनका संतुलन खराब ना रहे, यही कारण है कि जंतुओं में जनन होता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं जनन के प्रकारों के बारे में। आप सभी को बता दें दोस्तों, जनन 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं लैंगिक जनन और दूसरा होते हैं अलैंगिक जनन। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 19 कहता है कि DNA का प्रकृति प्रजनन में क्या महत्व है। DNA का पूरा नाम आप सभी को हम पिछले वाले वीडियो में बताए थे। तो DNA का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो इसका प्रजनन में क्या क्या महत्व होता है। तो दोस्तों, DNA प्रकृति बनाने में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है और ये विभिन्नताएं के माध्यम से ही जैव का विकास होता है। दूसरा जो कार्य होता है DNA यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल का, तो ये प्रकृति बनाने में कोशिका विभाजन होता है जो प्रजनन के लिए काफ़ी ही ज़्यादा आवश्यक है। अगला सवाल क्वेश्चन 20 को देखिए। तो क्वेश्चन 20 कहता है कि निषेचन क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, आसान भाषा में बता दीजिएगा कि नर एवं मादा युग्मनजों को संलग्न होने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। अब ये युग्मनज क्या होते हैं, गुणसूत्र क्रोमोसोम क्या होते हैं। उम्मीद है आप तमाम छात्र एवं छात्राओं को मालूम होगा कि एक मनुष्य के शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो लड़की और लड़का में 22 जोड़े गुणसूत्र यानी 44 गुणसूत्र जो हैं वो समान होते हैं और 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र होता है वो भिन्न भिन्न होता है। पुरुष में होता है XY और मादा में होता है XX। आप सभी को बता दें, यदि पुरुष का X क्रोमोसोम स्त्री के X क्रोमोसोम से संयोग करता है तो लड़की का जन्म होता है। यदि पुरुष का Y क्रोमोसोम मादा के Y क्रोमोसोम से संलग्न करता है यानी संयोग करता है यानी निषेचन करता है तो यहाँ पे लड़का का जन्म होता है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं यानी युग्मनजों के संलग्न होने का क्या मतलब हो गया। तो जब स्त्री और पुरुष आपस में मिलते हैं तो उनकी युग्मनजों का संलग्न होता है यानी अंडाणु शुक्राणु का निषेचन होता है। इसी क्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। दोस्तों, ये जो निषेचन होते हैं ना, ये 2 प्रकार के होते हैं। आइए जान लेते हैं कौन कौन से इसका प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, पहला होते हैं अंतःनिषेचन और दूसरा इसका प्रकार होते हैं बाह्य निषेचन। अब हम लोग बारी बारी से जानने जा रहे हैं कि ये अंतःनिषेचन क्या होते हैं, दूसरा बाह्य निषेचन क्या होते हैं। दोस्तों, आसान भाषा में कहें तो जब निषेचन की प्रक्रिया जीव शरीर के अंदर होती है और पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद पश्चात जीव शरीर से बाहर निकलता है
तो ऐसे तमाम जंतुओं में अंतःनिषेचन होता है। जैसे मनुष्य हो गया तथा सभी जानवर, इन तमाम जीव जंतुओं में ही कौन सा निषेचन होता है? तो अंतःनिषेचन होता है। उसके बाद में बाह्य निषेचन की बात करें तो जब निषेचन की प्रक्रिया जीव शरीर के बाहर होती है उसे हम लोग बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे मछली को देखिएगा ना, तो मछली जो बच्चा पैदा करती है ये पानी के सतह पे पैदा करती है। इसमें निषेचन की प्रक्रिया पानी के सतह पे होती है, अतः हम कह सकते हैं मछली बाह्य निषेचन का उदाहरण है। अगला सवाल है हमारा कि आनुवंशिकी क्या है, और वैसे सवाल भी मैट्रिक एग्जाम पेपर में 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो आसान भाषा में बताइएगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों की लक्षणों एवं आनुवंशिकता, उसके कारण एवं क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उसे ही आनुवंशिकता कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों की लक्षणों, आनुवंशिकता तथा उसके कारण एवं क्रियाविधि का वर्णन किया जाता है यानी अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम लोग आनुवंशिकता कहते हैं। दोस्तों, आनुवंशिकी या आनुवंशिकता के जो जनक है ना, ये ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। यहीं से मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ लिए जाते हैं कि आनुवंशिकी या आनुवंशिकता का जनक या पिता किसे कहा जाता है, तो आप बता दीजिएगा ग्रेगर जॉन मेंडल जी को कहा जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन 22 को देखिए कि समजात अंग किसे कहते हैं। ऐसे सवाल ही मैट्रिक एग्जाम में 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं तथा ऐसे सवालों से ऑब्जेक्टिव सवाल ही बहुत बार पूछे गए हैं। अब ये सवाल पूछे जा सकते हैं कि समजात अंग किसे कहते हैं, फिर बोला जाएगा कि हमारा हाथ और गोड़े का अग्रपाद किस प्रकार के अंग है, तो हम बताएंगे कि जीवों में पाए जाने वाले वैसे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं संरचना एक समान होते हैं किंतु वातावरण के अनुसार भिन्न भिन्न कार्यों का संपादन किया करते हैं, उसे ही हम लोग समजात अंग कहते हैं। अब आसान भाषा में कहें तो जीव जंतुओं में पाए जाने वाले ऐसे अंग जिनकी रचना एवं उत्पत्ति बनावट जो है ना, वो एक समान तो होते हैं लेकिन वातावरण के अनुसार वे अलग अलग कार्यों को करते हैं, उसे ही हम लोग समजात अंग कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे तो मनुष्य का हाथ और घोड़े का अग्रपाद, अग्र का मतलब आगे वाला और पाद का मतलब पैर होता है, यानी हमारा हाथ और घोड़े का आगे वाला जो पैर होता है इसकी रचना, उत्पत्ति एवं बनावट एक समान होते हैं किंतु वातावरण के अनुसार ये अलग अलग कार्यों का संपादन करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मनुष्य के हाथ और घोड़े का अग्रपाद, पक्षी के पंख जो हैं ये समजात अंग हैं। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा कि मेंडल ने किस प्रकार सिद्ध किया कि प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण को लुप्त नहीं करता है। तो आसान भाषा में बताइएगा कि मेंडल ने लंबे मटर के पौधे एवं बौने मटर के पौधे के बीच में स्वपरागन करके F1 पीढ़ी को विकसित किया। तब सभी पौधे लंबे दिखाई पड़ने लगे और जैसे उन्होंने फिर से स्वपरागन करके F2 पौधे के बीच में स्वपरागन करने पर उनके जितने भी लंबे पौधे थे ना, वो लंबे एवं बौने पौधे का जो अनुपात है वो 3:1 प्राप्त होने लगा। अब F1 पीढ़ी में पाया गया कि इस पीढ़ी में जो मेंडल ने यह निष्कर्ष निकाला कि अप्रभावी गुण में कोई बदलाव नहीं आता है और वे लुप्त नहीं होते हैं। तो इस प्रकार ने ग्रेगर जॉन मेंडल ने सिद्ध किया था कि प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण को लुप्त नहीं करता है। अब यहीं से मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो आनुवंशिकी तथा आनुवंशिकता के पिता माने जाते हैं, उन्होंने अपने सिद्ध करने के लिए, अपने परीक्षण के लिए, उन्होंने अपने प्रयोग करने के लिए किस पौधे को चुना था, तो आप बता दीजिएगा कि मटर के पौधे को चुना था। अगला सवाल है कि हैकल का पुनरावर्तन सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों, हैकल नामक वैज्ञानिक ने पुनरावर्तन नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव अपने भ्रूणीय विकास में अपने जातीय विकास के इतिहास को दोहराता है किंतु उसके कुछ पद संक्षिप्त होते हैं और कुछ रूपांतरित हो जाते हैं। अगला सवाल है लेमार्क का जैव सिद्धांत क्या होता है। ऐसे भी सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर में 2 नंबर में पूछ लिए जाएंगे। तो दोस्तों, फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेमार्क का जैव सिद्धांत निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है। आइए अब हम लोग जानने जा रहे हैं कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेमार्क का कौन कौन से तथ्य है जिस पे उनके सिद्धांत आधारित हैं। तो पहला तथ्य है वातावरण का सीधा प्रभाव। तो इसमें कहते हैं लेमार्क महोदय कि जीव की संरचना, कायिकी व्यवहार पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद में है अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग।
दोस्तों, अंग के कम या अधिक प्रयोग के कारण शरीर में जो परिवर्तन होता है उसे अपारजितता लक्षण भी कहते हैं। अगला सवाल कहता है आनुवंशिक गुण से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों, माता पिता के ऐसे गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संतानों को संरचित होते रहते हैं उससे ही आनुवंशिक गुण या पैतृक गुण भी कहते हैं। तो ऐसे सवाल भी आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर में 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो, वीडियो लंबी ना हो, जिसके कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो है दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।